हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अल्फा कण उत्सर्जन द्वारा सुरंगन प्रभाव की व्याख्या कीजिए, है ना। यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, अल्फा कण उत्सर्जन, जिसको अपन अल्फा क्षय भी कहते हैं। वो किस प्रकार से होगा, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा और उसके बाद में उसके आधार पर सुरंगन प्रभाव किस प्रकार से निर्मित होगा उसको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक, तो आपको यहाँ पर चित्र में ये प्रोसेस दिखाई दे रही है ना। इस प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले तो ये रेडियम जो है एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है और इस रेडियम के रेडियोएक्टिव पदार्थ में क्या हो जाएगा, उसके नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्थित रहेंगे, है ना। ठीक है, और इसी प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर इसका परमाणु क्रमांक होगा कितना, 88, और इसका परमाणु भार जो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के आधार पर कितना होगा, 226 होगा, है ना। और ये जो रेडियम जो है वो एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इसलिए वह स्वतः ही कुछ विकिरण क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। मतलब खुद ही वो अपना खुद क्षय करते रहता है ना। और क्षय करते रहेगा तो ये किस प्रकार से क्षय करेगा कि उसके जो एटॉमिक मास जो है, जिसको अपन ए बोलेंगे, ये यहाँ पर दिखा रहा है आपको, इसमें देखो आप, ये एटॉमिक मास जो है इसका कितना है, 288 है। कितना है, 226 है। तो इस 226 में से 4 जो मात्रक है, मतलब 226 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 222, है ना। तो उस मानक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब परमाणु भार जो है कितना, ए बराबर कितना, 226, तो 226 में से 4 मानक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इस 88 में क्या हो जाएगा, जो परमाणु संख्या है उस परमाणु संख्या में भी क्या हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर देखो ए में कितनी हुई है, परमाणु भार में ए में कितनी की कमी हुई है, 4 की कमी हुई है। और जेड में क्या कमी हुई है, 2 की कमी हुई है। जेड माइनस कितना आ गया, 2। तो एक नया क्या रेडियोएक्टिव पदार्थ, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रेडॉन, क्या हो गया यहाँ पर प्राप्त होता है। और एक रेडियोएक्टिव पदार्थ से कोई दूसरा रेडियोएक्टिव पदार्थ जब हमको प्राप्त हो रहा है तो कुछ न कुछ ऊर्जा या ऊर्जा की विकिरण या ऊर्जा युक्त कण वहाँ से क्या हो जाएगा, उत्सर्जित होगा। और यही ऊर्जा युक्त कण इसके लिए एक हीलियम की भांति काम करेगा। और ये हीलियम जो है वो किसका काम करेगा, अल्फा कण का काम करेगा। किसका, अल्फा कण का। और इस अल्फा कण की प्रोसेस में, है ना, जब अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है यहाँ पर, तो इसकी प्रोसेस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये सम्मिलित रूप में यहाँ से क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। मतलब जो क्या है, रेडियम है, इस रेडियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के सम्मिलित कण जो है वो उत्सर्जित हो रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हीलियम परमाणु बोलेंगे। तो ये हीलियम परमाणु अल्फा कण के रूप में उत्सर्जित होता है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा उत्सर्जन बोलते हैं, या अल्फा कण उत्सर्जन बोलते हैं, या जिसको अल्फा डीके भी बोलते हैं, है ना। मतलब इतने ऊर्जा का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है या कमी हो रही है ना। तो इस प्रकार से ये जो हीलियम दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4He2 के रूप में, ये अल्फा कण को शो कर रहा है। किसको, अल्फा कण को। किसको शो कर रहा है, ये अल्फा कण को, है ना। तो जिससे मतलब जिस रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा क्षय होता है उसको अपन पैरेंट बोलते हैं। जो प्राप्त होता है अपने को, मतलब अल्फा क्षय होने के बाद में जो प्राप्त होता है उसको डॉटर रेडियोएक्टिव पदार्थ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से मेन चीज़ क्या हो रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है और न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो प्रोटॉन देखो अंदर, ये यदि यहाँ पर नाभिक की बात करें, ये वाला एक नाभिक की बात करें, तो यहाँ पर प्रोटॉन बहुत ही तीव्र आकर्षण बल द्वारा बंधे होंगे। अब इसको जब बाहर निकालना है तो कुछ न कुछ ऊर्जा की ज़रूरत रहेगी। अब यदि ये ऊर्जा यदि उनके विभव फलन से क्या है, कम है ना। मतलब यदि ऊर्जा क्या है, उसके विभव फलन से क्या है, कम है, ये आपने देखा था क्वांटम सिद्धांत से, तो भी क्या हो रहा है, यहाँ से जो कण जो है अल्फा कण जिसको अपन बोलते हैं, वो भी क्या हो रहा है, यहाँ से उत्सर्जित हो जाता है। और यही अल्फा कण उत्सर्जन के द्वारा अपन सुरंगन प्रभाव को देख सकते हैं, है ना। यहाँ से अपने को कॉन्सेप्ट समझना है उसको, तो चलते देखते हैं मेन इस पर। तो यहाँ हमने देखा क्या कि रेडियोएक्टिव जो पदार्थ होते हैं, है ना,
या रेडियोएक्टिव पदार्थ या जिसको अपन क्या बोलेंगे रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक जो होते हैं वो कौन से कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है वो सम्मिलित रूप से बाहर निकलता है हीलियम परमाणु के रूप में, और इस घटना को अपन क्या बोलेंगे अल्फा क्षय या अल्फा कण उत्सर्जन बोलते हैं, है ना। तो अल्फा क्षय के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, नाभिक की जो अंदर है अल्फा कण जिसको अपन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल बोलेंगे और क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तीव्र नाभिकीय बल बोलेंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार होता है आकर्षण बल बना रहता है जिसके जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को ही अपन क्या बोलेंगे अल्फा क्षय बोलते हैं या अल्फा कण बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्या है नाभिक है ना, दिख रहा है आपको नाभिक, और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, r बराबर कितने हैं, r0 है, कितनी है r बराबर r0 है। ठीक है, अब यदि मान लो कि ये जितने भी कण है ना, प्रोटॉन और ये सब चीज़ें ये नाभिक के अंदर ही है, नाभिक के अंदर ही है, तो उनके बीच में क्या होगा तीव्र आकर्षण बल होगा, है ना, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगेगा, है ना। वो एक्चुअल में लगना चाहिए क्या, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, लेकिन नाभिक के अंदर तो पूरा का पूरा प्रोटॉन ही होता है ना, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है अनावेशित कण। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो कौन सा बल लगेगा, तीव्र नाभिकीय बल लगेगा, है ना। अब ये जो आकर्षण बल जो होता है वो केवल कितने अल्पा परास r बराबर कितने r0 तक ही क्या होता है लागू होता है, मतलब केवल नाभिक के अंदर ही ये आकर्षण बल लागू होता है। और जब अपन नाभिक के बाहर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा बल लागू हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लागू हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा नाभिक के अंदर रहता है आकर्षण बल, ठीक है, और नाभिक के बाहर क्या रहता है प्रतिकर्षण बल। नाभिक के बाहर क्या रहेगा, यदि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन यदि नाभिक के बाहर है तो क्या लगेगा उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, मतलब नाभिक के बाहर क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन क्या r0 पर, यहाँ r बराबर कितना है, यहाँ पर r0 है, और इधर बाहर की यदि अपन बात करेंगे तो r इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन r0, मतलब यहाँ पर है अब कोई कण, है ना। तो इस पर आकर्षण बल क्या हो जाएगा, समाप्त होकर इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है, नाभिक के बाहर विद्युत बल चालू हो जाएगा। और नाभिक के अंदर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के ले लो, कहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के, तो इनके मध्य भी कौन सा लगेगा, तीव्र आकर्षण बल लगेगा। तो नाभिक के अंदर क्या लगेगा, r इज लेस देन r0 पर क्या तीव्र आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जो कि बाहर लगने वाले प्रतिकर्षण बल से क्या होता है अधिक होता है ना, क्योंकि ये एकदम पास पास में बंधे रहेंगे तो तीव्र आकर्षण बल द्वारा अंदर के अंदर रहेगा, और बाहर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहाँ पर वो क्या लगेगा, कम लगेगा। अब यदि अल्फा कण बहुत क्या है अधिक दूरी से नाभिक की ओर आता है तो प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, जैसे जैसे ये इधर से बाहर से इधर अंदर की ओर आए तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएंगी, v बराबर 1/1 में कितना 4πε0 ZE इंटू कितना ZE का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ZE का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना r, है ना। तो ये क्या है, एक विभव का काम करेगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के लेकर आना है ना, अंदर लेकर आना है। अब जब यह कण अल्फा कण नाभिक के अंदर पहुँचता है तो तीव्र आकर्षण बल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जब वो अंदर, पहले तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना, लेकिन जैसे ही ये अंदर प्रवेश कर रहा है इधर ऐसा, तो तीव्र आकर्षण बल प्राप्त हो जाएगा। अब नाभिक को इस तीव्र आकर्षण बल के विरुद्ध और अपने को लेकर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक के कितना, यहाँ से यहाँ तक की जो विभव फलन होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए अंदर काम किया जा रहेगा, उतना काम यहाँ से यहाँ तक भी करना पड़ेगा, ये उसका क्या कहलाएगा, विभव फलन कहलाएगा, है ना। मतलब जब अल्फा कण क्या लिखा हुआ है, जब यह अल्फा कण नाभिक के अंदर पहुंचता है तो आकर्षण बल कैसे हो जाता है, तीव्र हो जाता है। और नाभिक के अंदर से जब अल्फा कण को पुनः यदि अपन बाहर लेकर जाते हैं इस डायरेक्शन में, है ना, तो एक विभव प्राचीर V0 का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। मैंने बताया अभी आपको कौन सी विभव प्राचीर है, यहाँ से यहाँ तक के,
ठीक है। तो उतनी विभव प्राचीर का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब चूंकि यदि कण की ऊर्जा जो है ई, मतलब कण की ऊर्जा जो अपन जिसको बोल रहे हैं क्या, अल्फा कण की ऊर्जा ई आवश्यक V0 मतलब जो फलन है अपना विभव प्राचीर से क्या है, कम है, कम होता है, तो चीरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार अल्फा कण नाभिक के अंदर ही क्या करेगा, ट्रैप करता रहेगा। मतलब किससे, चीरसम्मत यांत्रिकी से, कि इसकी यदि उसकी ऊर्जा ही नहीं है विभव फलन से तो वो बाहर जाएगा क्या, नहीं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी क्या कहती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ऊर्जा यदि कण की ऊर्जा ई विभव फलन से क्या है, कम भी है, तो भी वहाँ से क्या हो जाता है, वह पारगमित हो जाता है, क्योंकि उसका पारगमन गुणनांक कुछ न कुछ उत्पन्न हो जाता है। मतलब उसकी प्रायिकता हमेशा कैसी रहती है, परिमित रूप में प्राप्त होती है ना। अब चूंकि जो प्रत्येक गतिमान कण से संबद्ध क्या होती है, एक तरंग संबद्ध होती है ना, अतः यह अल्फा कण तरंग के रूप में नाभिक के विभव प्राचीर को भी भेद कर क्या हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा, और यही पारगमित कण अल्फा कण के रूप में निकलेगा, है ना, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि अंदर लग रहा है आकर्षण बल, और इसी आकर्षण बल के विरुद्ध यदि अपने को बाहर लेकर जाना है तो कुछ न कुछ यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा कितनी V0 उसको पार करना पड़ेगा। अब चूंकि जो अल्फा कण है उसकी ऊर्जा कम भी रही तो भी इस V0 को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। मतलब यहाँ से अपने आप क्या होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, या इलेक्ट्रॉन या जो भी प्रोटॉन है यहाँ से क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपका अल्फा कण उत्सर्जन के द्वारा सुरंगन प्रभाव, सुरंगन मतलब उसको भेद कर पार, मतलब इस नाभिक को भेद कर पार जाने की जो भी क्रिया है उसको अपन क्या बोलेंगे, सुरंगन प्रभाव बोलेंगे। तो अल्फा कण क्या करता है, सुरंगन प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।